कनाडा में दो तरह की पुलिस पाई जाती है। एक होती है स्टेट लेवल की, जैसे कि ओपीपी, ये ओंटारियो प्रोविंस यानी कि स्टेट में काम करती है। दूसरी होती है आरसीएमपी, ये नेशनल लेवल पे काम करती है और देश में कहीं पे भी जाके इंक्वायरी कर सकती है। आमतौर पे ये होता है कि जब स्टेट पुलिस कोई काम को पूरा नहीं कर पाती, तब ऐसे में फिर नेशनल लेवल की पुलिस यानी कि आरसीएमपी को बुलाया जाता है। 1950s में भी इनका हेडक्वार्टर ओटावा यानी कि जो कनाडा की कैपिटल है वहाँ हुआ करता था। यहाँ पर एक डिपार्टमेंट के कैप्टन एलिजाबेथ इस पुलिस ऑफिसर को, जो कि उम्र के 30 साल पार कर चुकी है, उससे बात कर रहे हैं। वो काफ़ी इम्प्रेसिव है, प्रोफेशनल है। तो उससे वो कह रहे हैं कि देखो एक केस है, एक यंग लड़की जिसका नाम लिलियन है, ये टोरंटो शहर में सस्पिशियस कंडीशन में मरी हुई पाई गई है। फर्स्ट नेशन से है। अब टोरंटो शहर ये उस वक्त भी 1950s में भी थोड़ा मॉडर्निटी की तरफ बढ़ रहा था, जैसे आजकल जो तड़क भड़क होती है, जो यंगस्टर्स होते हैं उस तरफ में। तो ये यहाँ पर है। अब उसमें यह है कि उसकी जो ग्रैंड मदर है जो वहाँ पर रहती है, उसने लोकल पुलिस से ये कहा है कि उसको शक है कि उसकी जो ग्रैंड डॉटर, जिसका नाम लिलियन है, जिसकी मौत हुई है, वो नेचुरल नहीं है। लेकिन उसके बाद नतीजा ये निकला कि नैनी के ऊपर भी अटैक हुआ, उसको भी मारने की कोशिश की गई। अब ये जो फाइल है जो मेरे पास आई हुई है, ये सीक्रेट है। इसको लोकल पुलिस के साथ हमने शेयर नहीं किया। हमने अपने लेवल पे इसकी इंक्वायरी करवाई और इसमें जो कुछ लिखा हुआ है ये बस सिर्फ हमारे पास ही है, इसको बताया नहीं जा सकता। मामला बड़ा सेंसिटिव है क्योंकि फर्स्ट नेशन का मामला है। अब ये तो आप भी जानते हो कि फिर फर्स्ट नेशन और मॉडर्न कैनेडियन सोसाइटी की भी टजल्स चलती रहती है, और फिर वो 1950s में तो कुछ ज़्यादा ही थी। उन्होंने कहा इस फाइल को रिक्सन ऑफिसर ने बनाया है। अब रिक्सन को तो एलिजाबेथ जानती थी क्योंकि रिक्सन साहब कभी एलिजाबेथ में भी इंटरेस्टेड हुआ करते, लेकिन अब तो उसके खैर वो राइवल थे। तो उन्होंने कहा कि इसने इसको बनाया पर ये केस को सॉल्व नहीं कर पाया है। अब हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर आ रहा है फर्स्ट नेशन से भी, और 1950s में फेमिनिज्म यानी कि जो फीमेल्स को राइट्स होने चाहिए उसका भी काफ़ी एक जोर पकड़ रहा था, उसके भी ऑर्गेनाइजेशंस बन रहे थे। तो दोनों तरफ से प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा कि देखो भाई, रिक्सन को इस केस से हटाने की कुछ वजह है। पहला तो यह है कि उसकी कैपेबिलिटीज़ लिमिटेड है। दूसरा, वो थोड़ा बहुत करप्ट भी है, और इसके पहले कभी वो टोरंटो शहर में रह चुका है, तो वहाँ पर उसके कॉन्टैक्ट है। तो उसकी जो इंक्वायरी होगी वो कोई बहुत ज़्यादा न्यूट्रल नहीं होगी, बायस्ड वो हो सकती है। और फिर तीसरी बात, वो मेल है। अगर इस केस में फेल्यूर रहा तो फीमेल ऑर्गेनाइजेशन तो हमारे सिर पर चढ़ जाएंगे। तो इन सब वजह से इस काम को तुम्हें दिया जा रहा है। अब इस बात को एलिजाबेथ बड़ी अच्छी तरह से जानती थी कि एक जो डिपार्टमेंट के इंचार्ज की पोजीशन है उसके लिए कंपटीशन है। रिक्सन फोर रनर था। अब अगर ये केस से वो हटाया जाता है और एलिजाबेथ को इस केस पे लाया जाता है और वो इस केस को सॉल्व कर लेती है, तो वहाँ की इंचार्ज तो वो बन जाएगी और रिक्सन पीछे रह जाएगा। बहरहाल, अब इसको और ज़्यादा समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जो फीमेल वाली बात यहाँ चल रही है, 1950s में सिचुएशन क्या थी। फीमेल्स एम्प्लॉयमेंट पे तो आने लग गई थी, लेकिन बहुत कम फील्ड्स में वो काम किया करती थी, और ज़्यादातर उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि अपने काम को या जॉब्स को, प्रोफेशन को वो छोड़ दें और आगे चल के अपने फैमिली को बनाए या उनकी देखभाल करें। मैं कह चुका हूँ कि ये 1950s की बात है। आज ये बात बड़ी अजीब सी लगेगी। वोटिंग पावर उनको थे, लेकिन वो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थी। एजुकेशन फील्ड में भी फीमेल्स आ रही थी, लेकिन सिर्फ स्कूल लेवल तक। यूनिवर्सिटी में उनके नंबर्स काफ़ी कम थे। आप इस बात को ऐसे भी समझ लीजिए कि एक फ़ीमेल को एक बैंक में अगर अकाउंट खोलना हो तो बड़ी मुश्किल हो सकती थी। उसको उस वक्त मेल की मदद लेनी पड़ती थी। जी हाँ, इस तरह की सिचुएशन भी कनाडा में कभी हुआ करती थी। इसके अलावा फिर जो रिलीजन होता था वो बीच में आके दखल देता था, चाहे आप मॉडर्न कैनेडियन हो, चाहे फिर फर्स्ट नेशन से हो, चाहे यूरोपियन हो। तो रिलीजन आमतौर पे सभी तरह के जो रिलीजन होते वो फीमेल को यही सलाह दिया करते कि भाई आप घर में रहिए, एक वाइफ बनिए, एक माँ बनिए, घर की देखभाल कीजिए। तो कुल मिलाकर ये जो स्टोरी का पर्सपेक्टिव है 1950s का, आपको इस तरह से जानना है।
बहरहाल एलिजाबेथ ने उस फाइल की स्टडी की। फाइल में जो कुछ लिखा हुआ था वो बहुत ही ज़्यादा सुपरफिशियल यानी कि सतही तौर पे था। अब क्यों था ऐसा, इसको कहना बड़ा मुश्किल था। शायद वो रिक्सन की इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो उसको ठीक से जांच पड़ताल कर पाता, या ये भी हो सकता है कि उसने बायस्ड होकर उस फाइल को बनाया होगा। बहरहाल उसमें कुछ यूँ लिखा हुआ था कि लिलियन एक ये एस्पायरिंग पर्सनालिटी यानी कि आगे चलकर कुछ वो आगे बढ़े इस तरह की थी। अब देखिए, जो फर्स्ट नेशन के लोग हैं वो अपने फर्स्ट नेशन के एरिया में रह जाते हैं, वो पिछड़े रह जाते हैं, लेकिन जो इस तरह से टोरंटो जैसे मॉडर्न शहर में आ जाते हैं फिर वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हैं। तो वही बात लिलियन के साथ भी थी। दूसरा ये था कि वो क्लोज टू द मैकम्बर। मैकम्बर उस वक्त के जो रूलिंग पॉलिटिशियन थे, वो वहाँ के एमपी, वो उस फील्ड में थे, तो उनसे बड़ी क्लोज थे, उनसे मिलते जुलते रहा करती। तीसरा था रिलीजियस अथॉरिटी फैबियन। जी हाँ, फर्स्ट नेशन में भी इस तरह के लोग पाए जाते हैं जो कि रिलीजियस अथॉरिटी के होते हैं, सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं। कहने में बात बड़ी आम लगती है, लेकिन ये तब भी था, ये अब भी है। जो चीज़ को साइंस प्रूव ना कर पाए उसके बारे में रिलीजन कह देता है, और जब वो कह देता है तो फिर उसको मानने वालों के नंबर्स बहुत बढ़ जाते हैं। इसकी सिंपल सी वजह यह है कि उनके नंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं इस तरह के लोगों के, और जब इस तरह के लोग इकट्ठे आकर किसी बात को कहें तो उसको सच माना जाता है। लड़की अनमैरिड थी और प्रेग्नेंट भी थी, और पोस्टमार्टम में ये बात साबित हुई थी। लेकिन इस बात को, क्योंकि काफ़ी तमाशा होगा, क्योंकि आप इस बात को समझ सकते हैं कि फर्स्ट नेशन की लड़की सस्पिशियस कंडीशन में मारी गई, अनमैरिड और प्रेग्नेंट, तो उसको छिपा के रखा गया था। और सबसे आखिर में लिखा था कि इस बात का शक किया जाता है कि उसकी मौत पॉइजन से हुई होगी। हालांकि जो पब्लिकली इस बात को डिक्लेयर किया गया था उसमें एक आ गया था कि वो हार्ट कॉम्प्लिकेशन से मौत हुआ है, लेकिन हार्ट कॉम्प्लिकेशन जो भी कुछ उसमें आया था ये कुछ पॉइजन की वजह से आया हुआ था। अब इस बात को आप समझ सकते हैं कि उन दिनों मतलब 1950s में मेडिकल एडवांसेस इतने अच्छे नहीं थे, और जब वो इतने अच्छे नहीं हुआ करते तो इस तरह की प्रॉब्लम्स तो आई जा सकती थी। अब देखिए, आपको यहाँ पर इस बात को समझना होगा कि 1950s में अगर हम उस लड़की के अनमैरिड और फिर उसके बावजूद प्रेग्नेंट होने की बात कर रहे हैं तो उसका वुमेन स्टेटस क्या था। एक तो ये था कि उन दिनों जो मैरिजेस होते उसमें लड़कियां होती ज़रूर, लेकिन उसको मेल्स कंट्रोल किया करते। डिवोर्स लेना बड़ा मुश्किल काम होता, और आप ले भी लेते तो आपके ऊपर में एक टैग, एक स्टिग्मा लग जाया करता। बर्थ कंट्रोल के जो भी कुछ कहना चाहिए कि सोर्सेस थे वो बड़े मुश्किल से आपको मिला करते, और 1969 तक आने तक के जो बर्थ कंट्रोल की जो भी चीज़ें होती या पिल्स या जो भी हो उसके बारे में एडवर्टाइजमेंट्स भी नहीं आया करती, उनको भी बैन किया जाता था। अबॉर्शन इलीगल था और ये 1969 तक था। और अब भी कई बार ये देखा जाता है कि कनाडा में भी और मॉडर्न प्लेसेस में भी हॉस्पिटल्स के आगे एंटी अबॉर्शन आपको प्रोटेस्ट दिखाई पड़ते हैं। तो इसमें भी काफ़ी कुछ रिलीजन का हाथ हुआ करता है। तो ये सारी बात थी। तो एलिजाबेथ ने इन सब बातों के नोट्स बनाए और वहाँ से निकलकर वो टोरंटो में आई। अब टोरंटो में जो लिलियन लड़की जिसकी मौत हुई थी उसकी सिर्फ ग्रैंड मदर ही बची थी जिसका नाम नैनी था। तो उससे जाके वो मिली। जब उससे मिली तो उसको पता चला कि तो अपने 80s में है, कुछ 81-82 साल की है, आधी अंधी है, आधी बहरी है, फिजिकली काफ़ी वीक है और शायद मेंटली भी कुछ कुछ बातों को भूलने लग गई है। तो उसने उससे कहा कि सबसे पहले तो यही पूछा कि आप पे अटैक कैसे हुआ था। तो उसने कहा कि कोई एक मार्केट में कुछ ग्रोसरी लेने जा रही थी, कोई कार उसके पास बहुत पास से आई, उसका बैलेंस बिगड़ा, वो गिर गई। उसने कहा अच्छा इस बारे में पुलिस ने क्या किया। तो उसने कहा पुलिस घर पर आई थी, उसने रिपोर्ट मुझसे ली, बाद में क्या किया मैं नहीं जानती, मैंने कभी इस बारे में उनसे डिटेल्स कलेक्शन करने की कोशिश भी नहीं की है। उसने कहा कि फिर ये घर के काम कौन करता है। तो उसने कहा जब लिलियन थी बेचारी वही सारी कुछ किया करती, क्योंकि उसकी माँ की मौत तो काफ़ी पहले हो चुकी थी और घर में और कोई था भी नहीं, तो वही सारे काम करती। अब ये सारे काम मैं करती हूँ। और दूसरा ये भी था कि लिलियन ये अकेली अर्नर थी जो पैसे कमाती। हालांकि अब नैनी को तो ओल्ड एज पेंशन वगैरह मिला करती, उससे ज़िंदगी चल जाती, लेकिन एक बात तो तय थी कि फाइनेंशियली भी उसका स्टेटस काफ़ी लो है। तो उसने आगे पूछा कि आपको क्या लगता है कि इस बारे में क्या आपने कंप्लेन करवानी चाहिए थी। तो उसने कहा कि भाई मैंने अपने ग्रैंड डॉटर के बारे में ही फॉर्मल कंप्लेन नहीं करवाई, तो इस बारे में मैं क्या कंप्लेन करवाती।
तो उन्होंने पूछा उसकी मौत कैसे हुई थी। उसने कहा देखो वो किसी मीटिंग के लिए गई थी, वहाँ से जब वापस आई घर के सामने उसे चक्कर आ गया, अनकॉन्शियस होकर गिर गई। फिर अड़ोसी पड़ोसियों ने उसको उठाया, एम्बुलेंस को बुलवाया, पुलिस को बुलवाया, लेकिन हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई। तो पुलिस ने मुझे इस बारे में कोई डिटेल तो नहीं दी है और कॉज ऑफ डेथ ये बताया कि उसके हार्ट का कुछ ट्रबल आ गया था, बस इतना ही मुझे पता है। तो उसने उस पर पूछा कि क्या आपको किसी पे शक है या किन लोगों से वो मिला करती थी। उसने कहा शक का तो सवाल नहीं उठता, लेकिन हाँ एक तो ये था कि वो मैकम्बर जो पॉलिटिशियंस थे उनसे मिलती थी। इसके अलावा फैबियन जो फर्स्ट नेशन के रिलीजियस अथॉरिटी है और टोरंटो में रहते हैं। अब इस बात को ऐसे समझ लीजिए कि फर्स्ट नेशन की कम्युनिटी को हमेशा इस बात से डर लगता है कि फर्स्ट नेशन के लोग वहाँ से निकल कर मॉडर्न शहरों की तरफ आ रहे हैं और धीरे धीरे अपने कल्चर को छोड़ रहे हैं। तो जो रिलीजियस अथॉरिटी होती है वो भी उनके पीछे पीछे चले आती है, बात को बदलने की कोशिश करती है। तो वही बात यहाँ पर भी थी। तो फैबिन यहाँ पर आए हुए थे, घर पर वो 2-3 बार आए थे और उन्होंने फिर वो लिलियन को कुछ समझाने की या रादर धमकाने की कोशिश की थी कि जिस तरह से तुम लाइफ जीती हो, जैसे कि मैंने कहा 1950s का ये वक्त चल रहा है, तो अगर कोई लड़की बाहर जाए, किसी पॉलिटिशियन से मिले, पब्लिक प्लेसेस पर जाए, तो वो तो उसको मॉडर्न ही माना जाएगा, खासतौर पे तब जब वो लड़की 25 के ऊपर हो गई है, शादी ब्याह नहीं कर रही हो, इस तरह से घूम रही है। तो शायद वो फैबियन का कहना सही भी रहा होगा, क्योंकि अगर वो रिपोर्ट को ठीक मान लिया जाए कि वो प्रेग्नेंट थी और उसकी शादी नहीं हुई थी और ये 1950s की बात है, तो नेचुरली कि भाई फैबियन जैसा आदमी इस चीज़ को लेकर परेशान हो गई, तो लड़की को डराया धमकाया करता था। और फिर उन्होंने कहा कि इसके अलावा और कौन, तो उसने कहा कि एडवर्ड एक लोकल टेबलाइट के ये पब्लिशर है। टेबलाइट वो होता है जो चटखारेदार खबरों को छापता है, जिसमें सच्चाई हो सच्चाई ना हो, रूमर ज़्यादातर होते हैं और लोग उसको पढ़ा भी करते हैं। एक तरह से पेज 3 की तरह से ये होता है जो पेपर्स में आता है, जिसमें मसालेदार खबरें छपती हैं। तो उसका पब्लिशर था, वो 2 बार यहाँ मिलने को आया था। उसके बाद में वो लड़की जाती थी, हमेशा उससे मिलती थी। जब भी वो यहाँ आता तो वो और लिलियन बड़े ही लो आवाज़ में बात किया करते थे। तो ये सब बातें सुनने के बाद में एलिजाबेथ ने फैबियन से मिलने का तय किया। वही रिलीजियस अथॉरिटी उनसे मिलने के लिए गई। जब उनसे मिलने के उनसे सवाल पूछे तो उन्होंने कहा कि भाई लिलियन तो इस सोसाइटी पर, इस रिलीजन पर और फर्स्ट नेशन की कम्युनिटी पर एक तरह का धब्बा थी, ब्लॉट थी। मैं उसकी बुराई किया करता था, उसको समझाने की कोशिश करता था, उसको धमकाता था, लेकिन मैंने उसकी ग्रैंड मदर यानी कि नैनी पर अटैक मैंने नहीं करवाया है। और जो उसकी मौत हुई उस लड़की की, वो भी एक्सीडेंटल है, ऐसे मुझे लगता है। इससे ज़्यादा मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर ये मैटर है तो आपने इसके लिए प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि आपकी कम्युनिटी की लड़की थी, उसकी मौत हुई थी, आप पुलिस के पास जा सकते थे। उसने कहा मैं कैसे जाता, जो बात दबी छुपी है वो उठकर आ जाती, हंगामा मच जाता। तो इसका ये मतलब था कि वो लड़की प्रेग्नेंट थी, ये बात फैबियन को पता थी। ऑन रिकॉर्ड वो नहीं कह रहे थे कि वो दबी छुपी बातें बाहर आएगी। अब देखिए उन दिनों इस तरह की बातों को बड़ा इंपॉर्टेंस मिलता था। खैर अब तो सोसाइटी थोड़ी मॉडर्न हो गई है, कैनेडियन सोसाइटी ख़ास तौर पे, तो अब तो ऐसे एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस या आपके रिलेशनशिप विदाउट मैरिज या फिर वो प्रेगनेंसी वगैरह वगैरह, इस पर इतना कोई ख्याल नहीं देता। सब लोग इतने बिजी होते कि कौन क्या चल रहा है, क्या कर रहा है, इसका पता नहीं चलता। उन दिनों तो ऐसा नहीं था। तो खैर ये सारी बातें उन्होंने सुन ली, वो चुप रहे, एलिजाबेथ चुप रही। उसके बाद वो मैकम्बर यानी कि जो MLA थे उनसे मिलने के लिए गए, MP थे उनसे मिलने के लिए गई। तो उन्होंने पूछा कि भाई उस लड़की से आपकी काफ़ी नज़दीकी थी। अब देखिए मैकम्बर को देखकर उसे ये तो नहीं लगता था कि इसके ताल्लुकात लिलियन से बने होंगे। सीधी बात है भाई, लिलियन अपने 25, 26, 28 साल के बीच में कभी रही होगी। मैकम्बर की उम्र तकरीबन 55 या 60 साल के आसपास होने आई है, पर दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल तो है नहीं। तो उसने इस बात को नोट कर लिया, अपने पास में लिख कर रख लिया। तो उन्होंने कहा कि भाई आप तो उसके काफ़ी करीब थे लिलियन के। तो उसने कहा कि मैं पॉलिटिकल रीज़न से उसके करीब था। भाई वो एक फीमेल कैनवासर थी मेरे लिए, और आप जानते हैं कि कैनेडियन पॉलिटिक्स में, क्योंकि अब फीमेल को वोटिंग पावर मिल गए हैं, तो एक फीमेल कैनवासर का होना कितना ज़रूरी है। तो इस तरह से फर्स्ट नेशन की लड़की अगर लोगों के घर घर जाए और मेरी कैनवासिंग करे या मेरे लिए वोट जुटाने की कोशिश करे अगले इलेक्शन के लिए, तो फर्स्ट नेशन के भी वोट मिलते और उसके साथ साथ फीमेल्स की वोट भी मिलते। तो उस पर उसने कहा कि वो तो आप कह रहे हैं, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि वो लड़की का काफ़ी बदनामी उसकी हो रही थी। तो उसने कहा बदनामी हो रही थी, रूमर्स तो ऐसे उड़ते ही रहते हैं भाई, 1950s है, यहाँ लड़कियाँ घूमती रहती हैं बाहर, अगर वो आएँ
तो उनके बारे में बुरी बातें तो लोग कहते ही हैं, लेकिन जब वो लोगों से कनेक्शन बनाती हैं तो इस पर किसी को एतराज़ नहीं होता है। तो उसको लगा कि इनके कहने में भी एक पॉइंट है, वो चुप हो गई। अब वो मिलने गई एडवर्ड से। एडवर्ड वही जो उस टैबलॉइड के, जिसमें मिल पचाले की खबरें छपा करती, उसके पब्लिशर थे। उनसे उसने कहा कि भाई लिलियन आपसे अक्सर मिला करती, आप उसके घर गए थे, क्या मैटर था? तो उसने, अब वो तो खैर वो पब्लिशर थे, रिपोर्टर थे, तो उनको तो इस बातों की आदत थी। तो उन्होंने कहा देखिए, एक अगर आप ये कह रही हैं कि उसकी मौत में मेरा हाथ है, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। मैं, हमारे रिलेशन सिर्फ प्रोफेशनल थे। होता ये था कि वो जाती थी उस पॉलिटिशियन के यहाँ, वहाँ से आती थी कई बार मेरे पास। अब पॉलिटिशियन के पास तो कई तरह के लोग आते हैं, कई तरह की बातें करते हैं। पॉलिटिशियन इस पर भरोसा करता था, तो इसको कभी अपने मीटिंग से या बाकी बातों से नहीं हटाता। शायद कुछ प्राइवेट बातों में हटा देता होगा, लेकिन ज़्यादातर बातें इसको पता होती थी। तो जो बातें वो थोड़ी सी चटकारेदार होती, जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, उसके स्कूप वो मुझे दिया करती और बदले में मैं उसको पैसे दिया करता था। तो हमारा रिश्ता इस तरह से प्रोफेशनल था, पर्सनल रिलेशन हमारे कभी नहीं बने। तो उसने कहा कि लेकिन शक की सुई तो आपके तरफ है। तो उसने कहा मैं ये बात कहना नहीं चाहता था, लेकिन आपको मिलना चाहिए ईव्स जनरल के एडिटर से, जिसका नाम की सर्वर है। तो वो चकराई, उसने कहा कि ये नाम तो मैंने कभी नहीं सुना। उसने कहा उसका असली नाम है भी नहीं, ये उसका प्रोफेशनल नाम है, ये उस जनरल को चलाता है। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं जो मैंने आपको अभी किसी से नहीं बताई है, और वो ये, क्योंकि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ मौके का कि सही मौके पर इस बात को मैं पब्लिश करूँ, लेकिन आप भी इस बात को कॉन्फिडेंशियल रखिए, मैं आपको बता देता हूँ। इस लड़की की जब मौत हुई थी तो उसके थोड़ा पहले ये लड़की इसी एडिटर से, यानी कि सर्वर से, एक रेस्टोरेंट में मिली थी। वहाँ उसके साथ इसने डिनर किया था और फिर इसकी मौत हुई थी। अब ये तो उस फाइल में कहीं नहीं लिखा था और इसने कभी ये सुना भी नहीं था। तो उसने कहा आप इतने भरोसे से कैसे कह सकते हैं? तो मुस्कुराए एडवर्ड। उन्होंने कहा कि देखिए, जब कभी हम इस तरह के स्कूप लेते हैं तो देने वाले पर नज़र भी रखते हैं। वही लड़की यहाँ आती थी, यहाँ से कहाँ जाती है और किन से मिलती है, ये जानना ज़रूरी था। और वैसे भी वो आदमी मेरा राइवल है सर्वर, तो उस पर नज़र रखना तो ज़रूरी था। तो मैं जानना चाहता थी कि ऐब उससे मिलती है, और उस दिन वाकई ये उससे मुझे मिलती हुई दिखाई पड़ी। इसके पहले कितने बार मिली होगी मैं नहीं जानता, उस दिन तो ये मिली थी। तो अब उसने उस बात को भी नोट कर लिया। एलिजाबेथ वहाँ से निकलकर ईव्स जनरल के ऑफिस में गई। ये एक फेमिनिस्ट जनरल था जो फीमेल्स के फेवर में लिखा करता था, वुमेन एम्पावरमेंट और इस तरह की बातें। लेकिन एक मुश्किल ये भी थी कि अब शाम का वक्त होने आया था, तो जब उसने देखा कि उसके ऑफिस के जो पार्किंग लॉट था उसमें कोई बहुत ज़्यादा कारें नहीं थी, सिर्फ एक कार खड़ी थी। इसका मतलब है कि एडिटर शायद अब भी अंदर हो सकता है, तो इससे जाके वो मिलेगी। तो खैर वहाँ से वो निकलकर उस एडिटर के ऑफिस में, जो कि ईव्स का ऑफिस था, उससे मिलने के लिए गया। अभी आप ये जान लीजिए, ईव जो है ये एडम और ईव वाली ईव है, यानी कि दुनिया की पहली फीमेल, पहली औरत, रिलीजियस बुक्स के हिसाब से। तो ये उसी के नाम पर ये मैगजीन हुआ करती थी और फीमेल्स के फेवर में लिखा करती थी। खैर वहाँ पर वो गई। अब वो ये जानती थी कि ऐसे वक्त में, जब शाम का वक्त है, देखिए मैंने फिर कहा ये 1950s की बात है, आज ऐसे नहीं होगा। तो 50s में आप शाम के वक्त अकेले किसी से मिलने जा रहे हो, खास करके आप फीमेल हो, भले ही आप RCMP ऑफिसर हो, आपको अपने सेफ्टी का इंतज़ाम करना पड़ता है, क्योंकि आप क्राइम के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो उसने अपने गन को देखा, चेक किया, सही जगह पर थी, मौका मिले तो उसको निकाल सकती थी। तो वहाँ से वो रिवॉल्वर को, सर्विस रिवॉल्वर को अपने पास में रखकर एडिटर के दरवाजे पे गई, उसको खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, भाई को जो भी हो अंदर आ जाओ। और जब वो अंदर गई तो देखा कि यहाँ पर जो सर्वर बैठा है वो तो सैमसन है। ये भौचक्की रह गई। 10 साल पहले सैमसन उसके ज़िंदगी में कभी था। अब इसको जानने के लिए आपको 10 साल पहले जाना पड़ेगा। एलिजाबेथ की फैमिली बैकग्राउंड कुछ ये थी कि उसके फादर की मौत काफ़ी पहले हो गई थी। माँ उन दिनों भी पुलिस से कुछ कनेक्शंस, कॉन्टैक्ट रखती, उनके लिए कुछ काम किया करती थी। हालांकि उन दिनों पुलिस में फीमेल्स को इतने आसानी से लिया नहीं जाता। लेकिन फिर धीरे धीरे करके माँ की वजह से एलिजाबेथ भी काफ़ी बहादुर बनी, और फिर ये कहा गया कि इसको भी पुलिस में शामिल हो जाना चाहिए। शायद वो शामिल हो भी जाती, क्योंकि कुछ ट्रेनिंग उसने की थी। लेकिन ऐसे मौके पर, ये उसकी माँ तो RCMP के साथ ही काम किया करती, तो वहीं से उसको ट्रेनिंग मिल रही थी। ऐसे मौके पर उसको जाना पड़ा क्यूबेक सिटी। अब देखिए यहाँ पर एक डिफरेंस है, ये रहा करते थे पहले ओटावा में,
इसकी माँ की मौत हो चुकी थी, तो वो पार्ट टाइम ऐसे कुछ पुलिस के साथ काम कर रही थी और ट्रेनिंग ले रही थी, और अब वो आई थी क्यूबेक सिटी में। अब आपने यहाँ 3 शहरों के नाम सुन लिए। टोरंटो उन दिनों भी काफ़ी मॉडर्न था। ओटावा ये कनाडा की कैपिटल तब भी था और बड़े बैलेंस ढंग से चलता था, थोड़ी मॉडर्निटी और थोड़ा सा वो ट्रेडिशनल। लेकिन क्यूबेक सिटी पूरी तरह से ट्रेडिशनल था। आमतौर पे फ्रेंच कम्युनिटी के लोग वहाँ हुआ करते, और वो लोग वहाँ जाते थे रहने के लिए जिनको ये लगता कि मॉडर्न सोसाइटी से दूर रहना है और अपने ट्रेडिशंस को बचाए रखना है। तो इस तरह से क्यूबेक सिटी वहाँ हुआ करता था। तो वहाँ पर वो गई थी। वहाँ पर जब वो गई तो उसने कुछ पीरियड में ट्रेनिंग भी ली, और उससे फिर कहा गया कि उसको कुछ और चीज़ों का इन्वेस्टिगेशन करना है। और ऐसे मौके पर उसकी मुलाकात सैमसन से हुई। दरअसल उसको सैमसन पर जासूसी करने ही भेजा गया था। कहा गया था कि ये जो रिपोर्टर है ये पुलिस के बारे में कुछ उल्टा सीधा कुछ ऐसे लिखता रहता है, तो इसके सोर्सेस क्या है, क्या ये उनको ब्लैकमेल करता है, क्या पैसे लेता है, ये सब जानने के लिए उसके पास गई थी। बहरहाल जब उसकी उससे मुलाकात हुई तो उसने देखा कि सैमसन एक बड़ा जेंटलमैन टाइप आदमी है, बड़ी अच्छी बातें करता है। लेकिन भाई ऐसे भी होता है कि जब आप कुंवारे हो और दूसरा सिंगल या कुंवारा आदमी आपको मिलता है, जैसे डेटिंग वगैरह कहते हैं ना, तो उसमें जब दो लोग मिलते हैं तो अपना असली चेहरा तो कभी नहीं दिखाते। असली चेहरे से मेरा मतलब है असली पर्सनालिटी, उसको छिपा के रखते हैं। उनका जो असली जो चेहरा होता है, असली पर्सनालिटी होती है, ये बहुत बाद में सामने में आती है। तो शायद ऐसी भी कुछ बात रही होगी। तो बहरहाल वहाँ पर वो रही, पर उसको एक बात खास लगी कि सैमसन उससे मिलने की कोशिश नहीं करता है, बल्कि उसके साथ मीटिंग्स अवॉइड करता है, और जब भी मिलता है वो पब्लिक प्लेस पर ही मिलता है। अब ये उन दिनों बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि फीमेल जैसे बताया जा चुका ऐसे प्रोफेशंस वगैरह में ज़्यादा नहीं होती, और जब ये नंबर कम ज़्यादा हो जाता है तो इसका इफेक्ट भी दिखाई पड़ता है। आप देखिए जैसे सोशल मीडिया में होता है, वैसे तो बहुत सारी फीमेल आ गई हैं, लेकिन अगर फीमेल एक पोस्टिंग कर दे तो उस पर लाइक्स के ढेर लग जाते हैं। तो अब अगर ये अब बात होती है 2026 में, तो आप समझ सकते हैं कि 1950s में कैसे सिचुएशन रही होगी। तो ये सब देखते हुए भी वो उससे थोड़ा दूरी बनाए रखता और पब्लिक प्लेस पे वो मिला करता था। ऐसे में एक बार कुछ ऐसे हुआ कि वो अपने पेपर के लिए कुछ रिपोर्ट कर रहा था। तब तो खैर ईव मैगजीन नहीं थी, वो भी किसी एक ऐसी मैगजीन के लिए काम करता जो पार्ट टाइम मैगजीन, पार्ट टाइम टेबोलाइट। भाई अब आपका जो जर्नल होता है उसको बेचना भी होता है। आप सीधी सादी खबरें छापेंगे, कौन पढ़ेगा। हम कई बार टेबोलाइट्स के जो पब्लिशर्स हैं उनको ब्लेम करते हैं, लेकिन आपको पढ़ने वालों को ब्लेम करना चाहिए। भाई सीधी सी बात है ये। देखिए अब 2026 में भी अगर किसी फिल्म का प्रमोशन करना हो और कोई एक्ट्रेस छोटे मोटे कपड़े पहन के आ जाए, तो बाकी लोगों की बात तो छोड़ दीजिए, जो फीमेल्स घर के किचन में काम करते रहती हैं वो भी उस पर डिस्कशन करने लग जाती हैं। तो देखिए इस तरह का ये मैटर होता है, तो प्रोवोक करने के लिए इस तरह की चीज़ें तो आ जाती हैं। तो जाहिर सी बात थी कि सैमसन पर भी ये प्रेशर था कि इस तरह की कुछ वो चीज़ें छापे। तो ऐसे में उसको कहीं से एक स्कूप मिला किसी एक विडो के बारे में, जो कि कुछ सोशल वर्क वगैरह करती, फीमेल राइट्स के बारे में लिखा करती थी। लेकिन प्रेशर ये था कि उसके कुछ कनेक्शंस वगैरह हैं, कुछ ऐसे रिलेशंस है, उसके बारे में वो छापे। इसने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि ये काम मैं नहीं करूँगा, चाहे तो आप मेरा रेसिग्नेशन ले लीजिए, ये मेरे प्रिंसिपल के खिलाफ है कि किसी फीमेल की इस तरह से बेइज्जती की जाए। अब ये बात आज कनाडा में आम है, उस वक्त में इस तरह की बातें बड़ी मुश्किल थी। जो अब उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि देखिए भाई, हर बॉडी हर चॉइस, उसकी अपनी बॉडी है, उसकी अपनी चॉइस है, चाहे वो जैसे चाहे जैसे रहे, उससे हमारा कोई लेन देन नहीं। और ये बात एलिजाबेथ को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर गई, क्योंकि उसको लगा कि भाई ज़िंदगी में प्रोफेशनल सक्सेस तो मिलती है, लेकिन इस तरह का शख्स जो कि फीमेल की इतनी इज्जत करता हो, इसका मिलना तो बड़ा मुश्किल है। अब शायद उसने डिसीजन थोड़ा जल्दी में भी ले लिया था, लेकिन उसने उसके सामने कह दिया सैमसन के कि अगर वो इंटरेस्टेड है तो शायद वो उसकी लाइफ पार्टनर बन सकती है। अब सैमसन भी एलिजाबेथ से इम्प्रेस थे। पहली बात तो ये कि उन दिनों लड़कियां इस तरह से कम आया करती। दूसरी बात ये कि लड़की खूबसूरत भी थी, डेयर्ड भी थी। उनको नहीं पता था कि ये पुलिस को ज्वाइन वगैरह करने जा रही, ये बात की खबर उनको नहीं थी। लेकिन फिर भी इस तरह की एक लेडी हो तो बड़ी अच्छी बात है। फिर भी उन्होंने अपनी तरफ से बातों को क्लियर कर लिया। उन्होंने कहा कि देखिए, तुम एक प्रोफेशन में हो, यहाँ वहाँ जाती रहती हो, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। और दूसरी बात ये कि मेरा जो काम है वो इस तरह से मैगजीन के साथ चलता है, बहुत ज़्यादा पैसे इसमें नहीं आते हैं, तो पैसों की तंगी रहेगी और घर को संभालने की जिम्मेदारी भी होगी। तो उस पर एलिजाबेथ ने कहा कि क्या ये नहीं हो सकता कि मैं वो काम छोड़ दूँ और आपके साथ में जनरल के लिए काम करूँ। उसने कहा ये भी हो सकता है, काम छोटा है,
लेकिन मैं घर में नहीं रह सकता हूँ, तो जब हमारी फैमिली वगैरह बढ़ेगी तो उसकी जिम्मेदारी तो तुम पर आ जाएगी, तो वो सब करना पड़ेगा। तो एलिजाबेथ ने कहा कि मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। जाहिर था कि उस पर उस वक्त प्यार का नशा चढ़ा हुआ था, तो उसने वहीं से आरसीएमपी को इन्फॉर्म कर दिया कि आपकी वो पार्ट टाइम जो भी जॉब है उसको वो छोड़ रही है। ये नहीं बताया कि वो क्या करने जा रही है। जो रिपोर्टिंग वगैरह करने उसको भेजा था वो दे दी, सैमसन को क्लीन चिट दे दी। अब आरसीएमपी के पास भी बहुत सारे काम होते हैं, हालांकि फीमेल उन दिनों कम हुआ करती, लेकिन इतनी भी कम नहीं होती कि एलिजाबेथ के पीछे दौड़ते फिरते। उन्होंने उसको जाने दिया, उधर किसी को खबर ही नहीं लगी। एलिजाबेथ ने सैमसन से शादी कर ली। शुरू में सब ठीक ठाक रहा, लेकिन अब यहाँ दो तरफी बातें हुई। एक लड़की जो अब तक के इस तरह से बाहर जाके काम कर रही है, अचानक ही वो घर में बंद हो जाए। दूसरी तरफ सैमसन का वो चेहरा जो उसने पहले देखा था प्रोफेशनल तौर पर, कि जो फीमेल को बदनाम करने से मना करे, वो काफ़ी कंजर्वेटिव और ट्रेडिशनल टाइप था। 1950s में जेंट्स इसी तरह से हुआ करते थे। शुरू में आपको बता दिया गया है कि क्या तरह की सिचुएशन थी, फीमेल्स के बारे में रिलीजन या बाकी लोग क्या करते, तो इस तरह की बातें वो किया करते। धीरे धीरे दोनों में टजल्स बढ़ने लगे। तो फिर एलिजाबेथ ने एक दिन कह दिया सैमसन की कि भाई ये रोज तरह के जो झगड़े होते हैं या जो हमारे बीच में प्रॉब्लम है, इससे ऐसे काम नहीं चलेगा। अब देखिए, मैंने ये भी कहा था कि डिवोर्स लेना उन दिनों बड़ा मुश्किल काम था। तो एलिजाबेथ ने कहा मैं डिवोर्स तो नहीं लूंगी, लेकिन मैं यहाँ रहूंगी भी नहीं, मैं यहाँ से जा रही हूँ। अब सैमसन भी इन चीज़ों से परेशान थे। अब तक अकेले रह के काम कर रहे थे, उनको किसी ने टोका टोकी नहीं की थी, कोई किसी ने सवाल नहीं उठाए थे। अब एक फीमेल के घर में आने के बाद तो कई तरह के सवाल थे कि सामान को ऐसे रखो, इतने बजे आ जाया करो, ये मत करो, वो ऐसे ठीक नहीं है, वगैरह वगैरह। तो वो भी थोड़े से उब गए थे। उनको लगा कि चलो ठीक है भाई, तलाक तो नहीं हो रहा है, कुछ वक्त के लिए जा रही है, अच्छी बात है, चली जाए, कभी ना कभी लौट के आ ही जाएगी। भाई उन दिनों फीमेल का इस तरह से जाना और अकेले जिंदा रहना, अकेले स्ट्रगल करना, ये कोई आसान तो था नहीं। तो उन्होंने कह दिया, लेकिन ऐसे हुआ नहीं। एलिजाबेथ गई वापस ओटावा। ये नहीं बताया कि उसके शादी ब्याह वगैरह कुछ हुआ था। वहाँ के जो पुलिस कैप्टन थे उससे उसने कांटेक्ट किया, माफ़ी मांगी। उसने कहा कि देखिए कुछ हेल्थ इशू था, कुछ पर्सनल इशू थे, मुझे लगा मैं यहाँ काम नहीं कर पाऊंगी, लेकिन अब मैं आ गई हूँ तो मैं काम करना चाहती हूँ। अब कैप्टन थोड़े से नरम दिल भी थे, दूसरा उन पर प्रेशर भी था क्योंकि उनको फीमेल स्टाफ चाहिए था। तो उन्होंने एलिजाबेथ को रख लिया और इस तरह से एलिजाबेथ वहाँ पर काम करने लग गई। तो खैर अब एलिजाबेथ जो यहाँ पर आई तो सैमसन ने उसको देखा, जाहिर था पहचान लेंगे। वेलकम किया, तमीज़ से बैठाया। उसने कहा कि भाई ऑफिस में क्यों आई हो, अभी घर चलो वहाँ बात करते। तो उसने कहा कि मैं आरसीएमपी के लिए काम करती हूँ, इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, इन्वेस्टिगेशन कर रही हो तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, आओ भाई मेरे साथ में। उसको घर ले गए, उसके लिए खाना बनाया, उसको खिलाया, उसकी देखभाल ठीक तरह से की, उसको पूरी तरह से कंफर्टेबल किया। एलिजाबेथ को लगा कि एक आदमी जो आज से तकरीबन 10 साल पहले कुछ अलग तरह का था, ये तो पूरी तरह से बदल गया है, ये कुछ और ही हो गया है। क्योंकि इतनी तो पुलिस में काम करते उसको समझ आ गई थी कि कौन असली बर्ताव कर रहा है, कोई बनावटी बर्ताव कर रहा है। तो उसने कहा कि इस आदमी से डिस्कस किया जा सकता है, क्योंकि फाइल के बारे में उसने बाकी किसी को तो कुछ बताया नहीं था। तो उसने उससे कहा कि देखिए मेरे पास में लिलियन का केस आया है, क्या आप उसको जानते हैं। तो उन्होंने थोड़ी देर देखा उस फाइल को, उन्होंने कहा कि हाँ इसको मैं जानता हूँ, इसने एक मीटिंग के लिए मुझे बुलाया था एक रेस्टोरेंट के अंदर में। मैंने रेस्टोरेंट डिसाइड किया था क्योंकि अकेले में मुझसे मिलना नहीं चाहता था, तो पब्लिक प्लेस पे वहाँ से मिलने गया था। तो ऐसा था कि वो मुझे इस तरह के स्कूप्स, इनसाइड स्टोरीज देना चाहती थी। वो शायद वो एडवर्ड नाम का कोई एक एडिटर है, पब्लिशर है, जो मसालेदार खबरें छापता है, उसको देना चाहती रही होगी, लेकिन फिर वो मुझे देना चाहती थी, मुझसे पैसे की डीलिंग कर रही थी। मैंने मना कर दिया, उसके साथ मैंने खाना भी नहीं खाया, हालांकि बिल मैंने पे कर दिया था, वहाँ से छोड़ के चला आया। उसके बाद में मुझे उसके मौत की खबर मिली। मैंने जानने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन इस बारे में मुझे पता नहीं चला। तो उसने कहा लेकिन उसके ग्रैंड मदर पर, नैनी पर भी अटैक हुआ है। थोड़ी देर वो चुप रहे। उन्होंने कहा कि देखो भाई इसकी इन्वेस्टिगेशन की है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। जो कार उसके ग्रैंड मदर के पास से गई थी, उसके ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं था। मदर नीचे गिर गई, लेकिन उस नैनी को हॉस्पिटल पहुंचाने वाला वही ड्राइवर था। मैं वहां पहुंचा था। उस ड्राइवर ने रिक्वेस्ट की थी कि अगर उसका नाम सामने में आएगा तो ये बात भी सामने में आएगी कि लाइसेंस नहीं है, तो बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। मैंने इन्वेस्टिगेशन की, उसके पास वाकई लाइसेंस नहीं था। भाई एक आदमी जो किसी फीमेल को हॉस्पिटल पहुंचाए, टक्कर भी न लगी हो, उसके मौत का जिम्मेदार वो कैसे हो सकता है। तो उस पर अटैक तो नहीं हुआ था। तो उसने पूछा कि तुम मैकम्बर के बारे में क्या जानते हो, क्या उसके रिलेशन हो सकते हैं, क्योंकि वो लड़की प्रेग्नेंट थी। तो वो थोड़ी देर चुप रहे। उन्होंने कहा कि देखो जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि किसी और को पता ना लगे। मैकम्बर उस लड़की से पर्सनल रिलेशंस या सेक्सुअल रिलेशन बना ही नहीं सकता था। उन्होंने कहा कि इसकी वजह यह है कि मैकम्बर ने
इसके माँ से रिलेशन बनाए थे और ये उसी की बेटी थी। माँ की मौत हो गई सस्पिशियस कंडीशन में। उस 1930s की बात थी, कभी किसी ने इस बात की इंक्वायरी भी नहीं की कि मौत कैसे हो गई। भाई गई तो चलो अच्छी बात है, एक अनमैरिड माँ थी वो, तो कौन ख्याल देता। लेकिन उसके बाद में ये हुआ कि इसकी लड़की जब थोड़ी बड़ी हो गई तो शायद उसको अपनी गिल्ट फील होगी मैकिम्बर को, तो उसको वो सपोर्ट करने लगा, उसको हेल्प करने लगा। तो उसने कहा तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें कौन हो सकता है। तो उसने कहा कि देखिए इसमें तो फैबियन जो रिलीजियस फिगर है वही लगता है, क्योंकि वो इन सारी बातों को रोकने की कोशिश कर रहा था। तो चांसेस तो इसी के है कि वो इस मामले में इन्वॉल्व हो सकता है। तो एलिजाबेथ ने कहा कि ठीक है, मैं कल जाके उससे दोबारा मिलती हूँ। तो इस पर उन्होंने कहा कि तुम उससे मिलना, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, क्योंकि तुम कह रही हो कि ये केस अगर तुम सॉल्व कर लोगी तो तुम इंचार्ज बन जाओगी, तो ये बड़ी अच्छी बात है भाई, तुम प्रोग्रेस करोगी, मुझे खुशी होगी। अब ये बात तो एलिजाबेथ ने पहले इनके मुँह से नहीं सुनी थी। उसने कहा आप क्या हेल्प करेंगे। उसने कहा मैं नैनी से मिलूंगा, उससे जाके डिस्कस करके सारी चीज़ों को ले आऊँगा। फिर उसके बाद में वहाँ वो कुछ देर रुकी और वहाँ से वो चली गई। लेकिन एक बात दोनों ही नहीं जानते थे। एडवर्ड, वो टेबोलाइट का जो पब्लिशर था, वो छिप छिपा कर वहाँ आकर इन पर नज़र रखे हुए था। इनका उसने अब तक के पीछा किया था, पूरी रिपोर्टिंग बनाई थी। एलिजाबेथ गई अपने होटल में चेक इन करने के लिए। वहाँ जाके वो जब सवेरे आराम करके सवेरे जब वो जागी तो उसको पता चला कि यहाँ पर तो काफ़ी सारा हंगामा मचा हुआ है। उसके बारे में एडवर्ड ने रिपोर्टिंग छाप दी है कि उसके और सैमसन के किस तरह के कनेक्शंस रहे हैं, सैमसन किस तरह से सस्पेक्ट नंबर 1 है, और उसकी वाइफ इस बात को, वाइफ मतलब वाइफ तो नहीं लेकिन उससे जो कनेक्शन रखती है लेडी पुलिस ऑफिसर, जो कि इसके घर में नहीं होनी चाहिए थी, इसके घर में जाके ठहरी थी काफ़ी देर रात तक के, शायद इनके आपस में रिलेशंस भी हैं, और ये रिपोर्ट तो पूरी तरह से बायस्ड हो गई है। बची हुई जो खबर थी एडवर्ड को, क्योंकि उसके पहले यहाँ पर उस जगह पर रिक्सन जो इन्वेस्टिगेशन करने आए थे टोरंटो में, उसके कांटेक्ट थे, तो रिक्सन ने भी अपनी तरफ से कुछ इनपुट दे दिया था, क्योंकि जितना एलिजाबेथ का नुकसान होता उतना उसको फ़ायदा होता। जब वो जागी तो सारी रिपोर्ट्स थी और फ़ोन बज रहा था, उधर से कैप्टन साहब चिल्ला रहे थे कि तुमने क्या बखेड़ा कर डाला, इन्वेस्टिगेशन छोड़ो, वापस आ जाओ। जैसे ही उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया तो उसको फ़ोन आ गया सैमसन का। अब एक तो उसको ये लगा कि इस आदमी की वजह से पहले वो मुसीबत में फंसी थी 10 साल पहले, अब ये दोबारा मुसीबत में फंस रही है। उसने सैमसन का फ़ोन बगैर सुने ही काट दिया। अब वो अपने जाने की तैयारी करने लगी। जब वो जा ही रही थी तो कैप्टन का फिर दोबारा फ़ोन आया। कैप्टन ने कहा कि जाओ जाके सैमसन से मिलो, क्योंकि उसने जो रिपोर्टिंग की है वो रिपोर्टिंग यहाँ पर पहुँच गई है हमारे पास में, और इससे तुम्हारा नाम क्लियर हो रहा है। उसके समझ में नहीं आया कि बात क्या है, तो वो सैमसन से जाके मिली। तब सैमसन ने कहा कि जब मैं नैनी से मिलने गया था, एक्सीडेंटली नैनी उस वक्त कहीं सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रही थी अपने घर पर, पैर फिसला, नीचे गिरी, बहुत बुरी तरह से वो इंजर्ड हुई, चोट लगी। हॉस्पिटल को उसको मैंने ही पहुंचाया। तो वो कह रही थी कि उसको अपना बयान देना है, तो मैंने मजिस्ट्रेट को बुलवा लिया। भाई मैं तो रिपोर्टर, मेरे सामने बोल के वो क्या करेगी। तो मजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर वहाँ थे, उसके सामने उसने इस बात को माना कि वो फर्स्ट नेशन से थी, कल्चर को बहुत माना करती थी। उसने लिलियन की माँ लुसेटा को अडॉप्ट किया था, उसकी वो सगी बेटी नहीं थी। लेकिन जब जिस तरह से उसका इस तरह से कनेक्शन बने पॉलिटिशियन से वगैरह, उसको लगा कि फर्स्ट नेशन का और कम्युनिटी का नाम बदनाम होगा, तब उसने उसको एक जहर देकर मार दिया था। चूंकि उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, बात सामने में नहीं आई, बच्ची छोटी थी, उसको पाल पोस के बड़ा किया। लेकिन जब बेटी भी उसी रास्ते पर जाने लगी तो वही जहर उसने उसको भी दे दिया। वो गई रेस्टोरेंट में, मुझसे मिली, लौट कर वापस आई, लेकिन जहर का इफेक्ट तब तक हो चुका था, तो घर के सामने गिरा, उसकी मौत हो गई। तो इस तरह से नैनी ने अब जब वो मौत के करीब है तो अपने नाम को गॉड के सामने क्लियर करने के लिए इस तरह से मान लिया है, और उसकी अब मौत हो गई, तो ये मामला तो क्लियर हो गया है। तो इस सब बातों को एलिजाबेथ ने सुना, उसने उनसे रिपोर्टिंग कलेक्ट की, उसने कैप्टन को भेज दिया। उसने कहा कि कैप्टन साहब ये है, और साथ में मेरा रेसिग्नेशन भी है, मैं अपने मैरिड लाइफ में वापस लौट रही हूँ, क्योंकि सैमसन मेरा हस्बैंड है। और उसके बाद में फिर लौट कर वापस आ गई। सैमसन के साथ में उसके रिपोर्ट इव्स जो मैगजीन थी उसके लिए वो काम करने लगी। इस तरह से हस्बैंड वाइफ जो 10 साल पहले अलग हो गए थे, एक बार फिर से वो साथ साथ आ गए। तो ये था सारा किस्सा। आपके जो भी सवाल हो यहाँ रखें, उनके जवाब आपको देता हूँ।